हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खाद्य संसाधनों में सुधार कि जो खाद्य संसाधन हैं उनमें हम कैसे किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। तो फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फसल के किस्म में सुधार करना पड़ेगा, फसल उत्पादन में सुधार करना पड़ेगा और साथ में उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जिसके लिए हम क्या करते हैं, जैव अजैविक प्रतिरोधकता का यूज़ करेंगे, किस्मों में सुधार करेंगे, कुछ खाद हो गए या फिर फर्टिलाइजर होगा वो यूज़ करेंगे, साथ में हम कुछ खरपतवार या फिर इंसेक्टिसाइड्स हो गए उनका यूज़ करके हम फसल उत्पादन को इम्प्रूव करेंगे, उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे एज वेल उसकी क्वांटिटी को भी। तो हम स्टार्ट करते हैं खाद्य संसाधनों में सुधार से। तो अब बात करते हैं कि जैसे जैसे क्या है पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे क्या है खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने की भी नीड पड़ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हो गई, डिफरेंट डिफरेंट पद्धति हो गई, उसका यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ में जो हमारे खाद्य संसाधन है या फिर जो फूड है उनका न्यूट्रिशन, उनमें न्यूट्रिशन या फिर पोषक तत्वों को भी बढ़ा रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारे कुछ रिवोल्यूशन लाए गए, क्रांतियाँ लाई गई, जिसमें सबसे पहला था हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की बात करें, ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन खाद्य संसाधनों की वृद्धि को करने के लिए लाया गया है। इसमें क्या क्या, जो अन्न उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स या फिर हम बोल सकते हैं सिंचाई के न्यू न्यू मैथड्स को यूज़ किया गया और जो खाद्य उत्पादन है उसको बढ़ाया गया। अगर बात करें कि ग्रीन रिवोल्यूशन या फिर हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। उसके बाद उसी क्रम में आई श्वेत क्रांति, जो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए लाई गई, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र है भारत को उसमें आत्मनिर्भर बनाना है। इसी क्रम में हमारे पास पीली क्रांति लाई गई, जो तेल उत्पादन में वृद्धि के लिए लाई गई। नेक्स्ट हमारी नीली क्रांति आई, जो किसके लिए, मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाई गई। साथ में स्वर्ण क्रांति भी आई, जो क्या थी, पल्सेस या फिर दालें थी, उनको उनकी उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाई गई। अब बात करते हैं फसल उत्पादन में उन्नति कि जो क्रॉप यील्डिंग है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप की फसलें या फिर क्रॉप्स होती है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की, पोषक तत्वों के आधार पर हम क्रॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला है हमारा अनाज, जिसमें क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ज़्यादा रिचेस्ट फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरी सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है हमारी शीड या फिर बीज, जिनमें क्या है बहुत हाई अमाउंट में फैट्स या फिर वसा देखने को मिलेंगे, जैसे सेम के बीज हो गए, साथ में चेरी का बीज, सेब का बीज, दालें, अनाज, मूंगफली, ये सारे क्या है वसा वसा प्रदान करने वाले, हम बोल सकते हैं कि फैट रिच डाइट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दालों की, पल्सेस की। तो इनमें क्या है, सभी दालों में क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि जितनी भी हमारी पल्सेस है वो क्या है, प्रोटीन रिच होती है, जैसे चना, मटर, काला चना और हरा चना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फल, सब्जी और मसाले। तो फल और सब्जी मसाले की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में खनिज और विटामिन देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको हमने प्रोटेक्टिव फूड में भी रखा है। इसमें हमारी जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई या फिर जो मसाले हो गए वो आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम फसल चक्र की, जो क्रॉप सीजन है, क्योंकि बहुत सारी फसलें क्या होती है या फिर जो हमारी फसलें होती है वो क्या होती है, सीजनल होती है, कि कोई बरसात ऋतु में उगेगी या फिर कोई क्या होती है सर्दी की ऋतु में देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें मौसम के आधार पर, तो मौसम के आधार पर हमारे पास दो टाइप की फसलें देखने को मिलती है। पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। पुराने पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था रबी की फसल से, कि रबी की फसल कौन से महीने में उगती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रबी और खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल बरसात ऋतु में उगती है, जून से अक्टूबर में, और इसका एग्जाम्पल क्या है, काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन। वहीं रबी की फसल की बात करें तो ये नवंबर से अप्रैल के महीने में उगाई जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सर्दी में। ये फसलें कब देखने को मिलेगी, सर्दी में। और गेहूँ, चना, मटर, सरसों इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं फसल उत्पादन में सुधार करने के लिए हम कौन कौन सी प्रक्रिया या फिर कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम फसल उत्पादन या फिर क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फसल की किस्मों में सुधार करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें फसल उत्पादन का मैनेजमेंट करना है। देन हमें क्या करना है, जो फसल है उसका प्रोटेक्शन करना है या फिर उसका जो सुरक्षा प्रबंधन है वो करना है। तो अगर बात करें फसल की किस्म में सुधार, तो किस्म को हम कैसे सुधार कर सकते हैं, तो इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण करवाते हैं। तो संकरण में क्या करते हैं, हम दो अच्छे क्वालिटी के बीज लेते हैं,
ठीक है, और उसके बीच में हम हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण कराते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी वाला पौधा तैयार करते हैं जो क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी की फसल जनरेट करेगा। ठीक है, तो फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कारक क्या होते हैं, उच्च उत्पादन करना। अगर हम बात करें कि जो हाइब्रिडाइजेशन है या फिर फसल की किस्मों में सुधार करने के लिए जब हमने हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया तो ये इनका बेनिफिट क्या होगा, तो ये क्या करेंगे, एक तो उच्च उत्पादन करेंगे, जो फसल का उत्पादन होगा वो भी बढ़ जाएगा, साथ में जो उसकी क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, जो दालें हों उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन देखने को मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फल और सब्जियाँ होंगी वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल होगी। ठीक है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। तो इससे क्या होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन से हमने अच्छी क्वालिटी का पौधा तैयार किया वो हमें क्या करेगी, अच्छी क्वालिटी की फसल भी देगी। अब बहुत सारे क्या होते हैं, जैविक या अजैविक कीट होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कुछ हार्मफुल मटेरियल होता है जो हमारी फसल को खराब करने का काम करते हैं या फिर फसल उत्पादन को कम करने का काम करते हैं। कुछ बायोटिक भी होते हैं और कुछ एबायोटिक रेसिस्टेंट भी होते हैं। अगर जैव कीटों की बात करें तो इसमें रोग हो गए, कीट हो गए, कुछ कीड़े हो गए जैसे निमोटॉइड हो गए। ठीक है, और अजैविक प्रतिरोधक की बात करें तो उसमें क्या है कि कुछ फसलें क्या होते हैं बहुत ज़्यादा ठंड के कारण खराब हो जाएगी, पाले के कारण खराब हो जाएगी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रतिरोधक यूज़ करते हैं जो हमारी फसल को खराब होने से या फिर फसल उत्पादन को कम करने की परिस्थिति में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, वाइड एडेबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी फसलें होती है वो डिफरेंट डिफरेंट जलवायु या डिफरेंट डिफरेंट जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे ग्रो करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा फसल है वो कौन से टेम्परेचर में ज़्यादा ग्रो कर रही है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है उसकी, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऐच्छिक संचय विज्ञान गुण या फिर हम बोल सकते हैं डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। इसमें क्या करते हैं, हम फसल की लंबाई मोटाई इसके बेस पे हम फसल उत्पादन को निश्चय करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हम बोल सकते हैं ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जो फसल होता है या फिर जो हमारा पौधा है, हमारा प्लांट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करती है कि उसमें कोई पहले से कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, उसका तना छोटा तो नहीं है, उसकी हाइट छोटी तो नहीं है, ये सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम फसल उत्पादन में सुधार या फिर बोल सकते हैं कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमें उसके न्यूट्रिशनल का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनका प्रॉपर इरिगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें पोषण प्रबंधन या फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कि हम जो फसल है उनकी वृद्धि के लिए न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो अगर हम बात करें नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर या फिर जो हाइड्रोजन होगा वो देखने को मिलता है, लेकिन फसलों के लिए 13 पोषक तत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हम जो 13 न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर हम बात करें तो ये इसमें हमारे दो टाइप के न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं, पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, नाम से पता चल रहा है मैक्रो, मैक्रो मीन्स ज़्यादा, यानी कि ये क्या है, हमारे जो फसल हो गई या फिर जो बोल सकते हैं हमारी जो क्रॉप है उनको ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको हम वृत्त पोषण या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन की बात करें तो ये वायु और भूमि दोनों से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सूक्ष्म पोषक माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो नाम से पता चल रहा है, यानी कि ये क्या होगा, हमारी फसलों को कम अमाउंट में चाहिए होता है, कम मात्रा में आवश्यकता होगी, जैसे बोरोन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है जो हमारी फसलों को कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम खाद तथा उर्वरक, मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो हम क्या करते हैं, अपने फसलों की क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कुछ मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर का भी यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर। अब बात करते हैं कि जो मेन्योर होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ के स्रोत होते हैं, या हम बोल सकते हैं या थोड़ी मात्रा में मिट्टी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, या हम सिंपली बोल सकते हैं जो खाद होती है वो क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसकी सिर्फ जो सामान्य कमी होती है उसको ही पूरा कर पाएंगे, लेकिन जो खाद होती है अगर मिट्टी में कोई विशेष कमी है, जो हमारे फर्टिलाइजर होता है वो क्या करता है, अगर मिट्टी में कोई विशेष कमी है उसको भी दूर करने का काम करेगी, लेकिन खाद ऐसा नहीं करते। खाद क्या करते हैं, सिर्फ मिट्टी की जो सामान्य कमी है उसको पूरा करने का काम करेगी। ठीक है, तो अगर खाद के प्रकार की बात करें, फॉर्म्स की बात करें, तो इसमें हमारे कंपोस्ट खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट खाद हो गई। अगर कंपोस्ट खाद की बात करें तो ये क्या है, जो पेड़ पौधे के अवशेष बच जाते हैं या फिर जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते गिरते हैं, उनके कूड़ा करकट, पशुओं का गोबर हो गया, मनुष्य का मलमूत्र हो गया, जो भी कार्बनिक पदार्थ हो गए, जीवाणु, कवक, उनके अपघटन से बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वही बात करें वर्मी कंपोस्ट की, तो वर्मी क्या होता है, हमारे केंचुए के लिए हम यूज़ करते हैं वर्मी, या आपने सुना भी होगा वर्मोलॉजी। तो वर्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ
वर्मीज, जो केचुए होते हैं उनकी स्टडी को हम वर्मी कंपोस्ट, तो ये क्या होते हैं, जो केचुए होते हैं उनके कंपोस्ट के थ्रू बनती है, तो हम इसको क्या बोलते थे, वर्मी कंपोस्ट। थर्ड टाइप है मैन्योर का, ग्रीन मैन्योर या हरी खाद। हरी खाद क्या होते हैं, जो फसल में उगने वाले, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारी फसल होती है उसमें क्या होते हैं, कुछ अवांछित या फिर बोल सकते हैं अनरिक्वायर्ड जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, जैसे पटसन, मूंग, गवार। तो ये क्या करते हैं, हमारी मिट्टी को ये भी क्या करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस देने का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं अपने आप। तो ये क्या करते हैं, मैन्योर का भी काम करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम फर्टिलाइजर या फिर उर्वरक। अब जो फर्टिलाइजर हैं ये क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल रूप से हम इसको, या फिर बोल सकते हैं कि जो कुछ केमिकल होते हैं उनसे हम इसको बनाते हैं। तो फर्टिलाइजर क्या करेंगे, ये अधिक मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में जो हमारी मिट्टी है उसको पोषण तत्व देने का काम करेंगे, साथ में जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है उसको भी इम्प्रूव करेंगे। या हम बोल सकते हैं कि अगर मिट्टी में क्या है, कुछ विशिष्ट कमी देखने को मिल रही है, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइप की कमी देखने को मिल रही है, उसको भी पूरा कौन करेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो अब बात करते हैं मैन्योर और जो फर्टिलाइजर है उनमें क्या डिफरेंस होगा। तो पहला डिफरेंस तो क्या था कि जो खाद है वो कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन जो उर्वरक है वो क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। अब खाद की बात करें तो प्राकृतिक पदार्थों से बना है, लेकिन ये क्या है, रासायनिक है, कुछ केमिकल से मिलकर बना है। खाद की बात करें तो इसमें कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, तभी ये क्या करते हैं, मिट्टी की सिर्फ सामान्य कमी को दूर करेंगे। लेकिन उर्वरक की बात करें तो इसमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो मिट्टी की जो विशिष्ट कमियां हैं उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। खाद की बात करें तो ये सस्ती होती है, घर में बना सकते हैं, लेकिन उर्वरक क्या है, महंगे होते हैं और फैक्ट्रियों में ही तैयार किए जाएंगे। खाद क्या होती है, बहुत धीरे धीरे अवशोषित होगी, बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ये क्या पानी में घुलती ही नहीं है। लेकिन अगर बात करें उर्वरक की, तो ये क्या होता है, हमारे आसानी से पानी में घुल जाते हैं, तो बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है, जो हमारी क्रॉप होगी या मिट्टी होगी वो ईजिली इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। खाद की बात करें तो इसको आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उर्वरक की बात करें तो उनकी प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, उनका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, और इसको हमें ट्रांसफ़र करने में भी थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं इरिगेशन की, सिंचाई की, कि फसल को जल देने की प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, सिंचाई बोल रहे हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फसल है उसमें क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, ठीक है, और उसको देने की प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया, सिंचाई बोल दिया या फिर इरिगेशन बोला। अब बात करते हैं सिंचाई के तरीके। तो सिंचाई हम क्या है, दो प्रकार से कर सकते हैं। अगर कुओं की बात करें तो कुएं में क्या है, हम खुदे हुए कुएं हो गए या फिर डगवेल हो गए, उनका यूज़ करते हैं हम सिंचाई के लिए। इससे हम क्या करते हैं, पंप के थ्रू या फिर बैलों के थ्रू क्या करते हैं, जल को निकालते हैं और उसके बाद हम अपने जो खेतों है वहाँ पे इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नलकूप, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में भी हम क्या करते हैं, जो मोटर पंप होते हैं उसके थ्रू पानी को निकालते हैं और फिर इरिगेशन में यूज़ करेंगे। ऐसी कैनाल्स हो गए हमारे, या फिर रिवर लिफ्टिंग सिस्टम हो गए, इनका भी यूज़ हम किसके लिए करेंगे, इरिगेशन के लिए। वहीं पे तालाब भी हम यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बारिश का पानी है उसको हम क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसको हम सीधा टैंक में कलेक्ट करेंगे, देन हम उसको क्या है, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फसल उगाने के तरीके, या फिर बोल सकते हैं क्रॉप पैटर्न। अब क्रॉप पैटर्न क्या है, फसलों की वृद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के तरीकों का हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या है, हमारा नुकसान कम हो लेकिन उपज ज़्यादा हो, यानी कि उत्पादन क्या है, ज़्यादा हो लेकिन वेस्ट बहुत कम हो। तो हम क्या करते हैं, क्रॉप पैटर्न का यूज़ करते हैं, जिसमें हम मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन यूज़ करते हैं। मिश्रित खेती कर सकते हैं, अंतर फसलें खेती कर सकते हैं, या फिर फसल चक्र का यूज़ करते हैं। अगर मिश्रित खेती की बात करें, मिक्स क्रॉपिंग की बात करें, तो इसमें क्या करते हैं, हम एक साथ एक या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में लगा देते हैं। एक ही भूमि में क्या करेंगे, दो या दो से अधिक जो फसलें होंगी उनको लगा देंगे, जैसे गेहूं और चना को साथ में लगा दिया, या गेहूं और सरसों को लगा दिया साथ में, या फिर मूंगफली और सूरजमुखी को एक साथ लगा दिया। नेक्स्ट है इंटर क्रॉपिंग, जिसको हम अंतरा फसलें चक्रण भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम दो या दो से जो अधिक फसल है उसको एक ही खेत में लगाते हैं, लेकिन रॉ वाइज, कि फर्स्ट रॉ में हमने क्या किया, गेहूं लगाया, सेकंड रॉ में चना, फिर फर्स्ट रॉ में हमने क्या, थर्ड रॉ में गेहूं। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ जो पैटर्न है, एक पैटर्न यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, पंक्तिबद्ध, एक एक पंक्ति में हमने कोई और सी फसल लगाई और दूसरी लाइन में हमने कोई दूसरी फसल लगाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा क्रॉपिंग फसल या फिर क्रॉप पैटर्न बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में नॉर्मली क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक खेत में बार बार एक ही फसल को लगाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, जो मिट्टी होती है उसकी जो
न्यूट्रेंट होते हैं कम हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सीजनल बार बार चेंज करके जो हमारी खेत हो गए उनमें अलग अलग फसल लगानी चाहिए, जिससे क्या होता है जो न्यूट्रेंट है, पोषक तत्व है, वो प्रिजर्व रहते हैं। अगर हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की खेती करेंगे तो उसके कुछ एडवांटेज होंगे, जैसे जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता बढ़ी रहेगी, कीट और जो कीट हो गए, खरपतवार हो गए, उनमें नियंत्रण रहेगा। और बोल सकते हैं जो मिट्टी होगी वो उपजाऊ रहेगी। अब अगर मिट्टी उपजाऊ रहेगी तो क्या करेगी, अच्छी फसल का प्रोडक्शन करेगी, जो फसल होगी उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वांटिटी में भी वो ज़्यादा क्रॉप या फिर ज़्यादा जो हमारा खाद्य संसाधनों को इम्प्रूव करेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की, जो हमारी फसल है उसको सुरक्षा कैसे करेंगे हम। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में की बात करें तो हमें क्या है, अपने फसल जो हमारी फसल है उनको रोगों से बचाने के लिए, डिजीज़ से बचाने के लिए, जीवों से बचाने के लिए कुछ हम मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे पेस्ट कंट्रोल हो गया ड्यूरिंग द ग्रोथ, जब हमारी फसल बढ़ रही होगी तो हम उस टाइम पे पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो अब उसका स्टोरेज कर रहे हैं, जो हमारा अनाज या क्रॉप हुआ है उसका स्टोरेज कर रहे हैं, तब भी हम क्या है कुछ भी हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें कीटनाशी, पीड़कनाशी, पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ। तो हम क्या करते हैं, जीव को फसल खराब ना करने के लिए कुछ हम वेट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए या फिर पैथोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पीड़क का यूज़ करते हैं। क्या होते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं, कोई जीव होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी फसल को खराब करने का काम करते हैं। कुछ भी कीट हो सकते हैं, कुछ भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारी जो फसल है उसको खराब करने का काम करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पीड़क। और उसको कंट्रोल करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, पीड़कनाशी या फिर पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग द ग्रोथ। अब पीड़क की बात करें कि कौन कौन से ऐसे जीव है या कौन कौन से ऐसे वीड्स है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे। तो कुछ खरपतवार हो गए। खरपतवार क्या होते हैं, कुछ अवांछित या फिर अनरिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है अपनी फसल के लिए, कुछ छोटे छोटे पौधे क्या होते हैं अपने आप लगने लग जाते हैं। और वो छोटे छोटे पौधे क्या, जैसे जेंथीनियम हो गया, पार्थेनियम हो गया, ये क्या करते हैं, हमारी जो फसल है, क्योंकि ये क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, तो जो मिट्टी है, मिट्टी से पोषक तत्वों को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, जिसके क्या कारण क्या होगा, जो हमारी फसल होगा उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट नहीं मिल पाएंगे और वो खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट होते हैं कीट, इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट भी क्या करते हैं, हमारी जो फसल हो गई उनको डिजीज़ देने का काम करेंगे, या एक क्या करेंगे, जो उनकी पत्ती हो गई, जड़, तना, उनको डिजीज़, उनको क्या करेंगे, खराब करने का काम करेंगे, जिससे प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। कुछ रोगाणु होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वो क्या करते हैं, हमारी जो फसल होती है उसको बीमार करने का काम करेंगे। ठीक है, तो उनको हम रोगाणु या फिर पैथोजेंस भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ पीड़क होते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ पीड़कनाशी का यूज़ करते हैं। ये पीड़कनाशी क्या करेंगे, जो जितने भी हमारे ये जो पीड़क हो गए या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे वीड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए और पैथोजेंस को रोकने का काम करेंगे और हमारी फसल को सुरक्षित रखेंगे, उसको प्रोटेक्शन करते रहेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन। जो अनाज है उसका भंडारण कैसे करेंगे। तो हमें क्या करते हैं, पूरे साल मौसम के अनुकूल हमें भोजन प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, जब भी हमारे खेतों में या फिर हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर स्टोर करते हैं, जिससे क्या है वो ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो। लेकिन क्या होता है, जब हम स्टोर कर रहे होते हैं अपने अनाज को, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे कारण होते हैं या फिर बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बायोटिक प्रॉब्लम, जो क्या होते हैं जीवित प्राणियों के द्वारा, जैसे कीट हो गई, चिड़िया हो गई, चिचड़ी हो गई या फिर बैक्टीरिया, फंगस। तो ये क्या है, जैविक कारक है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके कारण भी क्या होगा, हमारी जो फसल होगी वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट होते हैं कुछ अजैविक कारक, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, नमी हो गई, उसके कारण भी क्या होगा, जो हमारी जो हमने स्टोर की है क्रॉप वो खराब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इनका मैनेजमेंट करते रहना है, जिससे क्या होगा, जो हमारा स्टोरेज है, हमारी फसल का स्टोरेज प्रॉपर हो पाएगा। बात करते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, नॉर्मली क्या है, जब हम फसल का उत्पादन करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कीटनाशक हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, उर्वरक हो गए, उनका यूज़ करते हैं। लेकिन इनके क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़, ये जो पॉल्यूशन है उसको इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। और साथ में अगर हम इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे, प्रोलॉन्ग टाइम तक, तो ये क्या करेगा, जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ को की गुणवत्ता को भी कम कर देता है। ठीक है, साथ में जो हम फसल, सब्जियाँ या फिर फल उगाते हैं वो क्या, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, तो हमारी हेल्थ के लिए भी वो क्या होंगे, बेनिफिशियल नहीं होते हैं। तो हमारे क्या करेंगे, हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेंगे। तो हम ऑर्गेनिक खेती का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है, ना
या तो बहुत ही कम या फिर होंगे ही नहीं, यानी कि इसमें ना या फिर ना के बराबर कीटनाशी या उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारा क्रॉप है या फिर जो हमारा अनाज हुआ उसको सुरक्षित भंडारण तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फसल है उसको अच्छी क्वालिटी की, जैसे ड्राइंग मेथड हो गया या कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, उपाय यूज़ करते हैं, जिससे हम उसको लॉन्ग टाइम तक बचा सके विदाउट एनी फर्टिलाइज़र, विदाउट एनी कीटनाशक। तो हम इसके लिए कुछ उपाय यूज़ करते हैं, जैसे ड्राइंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी फसल है, फॉर एग्जांपल के लिए गेहूं उगाए तो गेहूं को हम क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं प्रॉपर सूरज की रोशनी में। उसमें जितना भी मॉइस्चर होगा उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं। इससे क्या होगा, जब हम इसको स्टोर करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक रह पाएगा, वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, सफाई का ध्यान, जो हाइजीन है उसको मेंटेन करेंगे, अनाज में कोई कीड़ा ना हो, जो हमारे गोदाम या स्टोरेज यूनिट है वो प्रॉपर साफ सुथरे हों, फरस में कहीं भी कोई लीकेज ना हो रही हो, ठीक है, साथ में ह्यूमिडिटी या फिर सीलन ना हो रूम में जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, उसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हम फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन में क्या करते हैं, हम कुछ फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, कवक हो गए, कीटनाशी हो गए, ये क्या करेंगे, जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी किल कर देते हैं। तो हम फ्यूमिगेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम स्टोरेज डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस में हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे प्लास्टिक के बैग्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फसल हुई है उसको स्टोर कर सकते हैं।